हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के कुछ क्वेश्चन बेसिक होने वाले हैं, शुरू के 8-10 क्वेश्चन। तो अगर आप डायरेक्ट 11 या 9 10 पे पहुंचना चाहें तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो। ओके, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन होता है उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित या इनमें से कोई नहीं। देखो, सबसे पहली चीज आपको प्रोटॉन के बारे में कुछ जानकारी ये है जो कि आपको होगी ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये है परमाणु। ठीक है, परमाणु। परमाणु में क्या होता है? एक होता है नाभिक, ठीक है, और बाकी होता है इलेक्ट्रॉन। अब जो नाभिक होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि होते हैं नाभिक के अंदर। अब अगर प्रोटॉन की हम बात करते हैं, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, ओके। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। अब अगर हम इस पे चार्ज की बात करते हैं तो होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19, लेकिन ये है प्लस में। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन पर बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10 to the power -19, और ये है माइनस में। अब देखो, -19 है ये, ठीक है। अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो 9.1 इंटू 10 to the power -31। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं द्रव्यमान की, 1.67 इंटू 10 to the power -27। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर चूंकि आवेश शून्य होता है, और अगर द्रव्यमान की बात करें तो 1.66 इंटू 10 to the power -27। तो अगर हम मास की बात करते हैं, द्रव्यमान p का लगभग बराबर होता है मास द्रव्यमान n, मतलब कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और ठीक है, इतना काफी है आपको याद रखने के लिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा है, प्रोटॉन होता है उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर आप क्या देख पा रहे हो? जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है। ऑप्शन बी सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे जे थॉमसन के द्वारा। रदरफोर्ड ने किस चीज की खोज की थी? नाभिक की, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज की थी। गोल्ड स्टीन ने किस चीज की खोज की थी? प्रोटॉन की। और चैडविक ने किस चीज की खोज की थी? न्यूट्रॉन की। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है, किसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुई थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा हुई थी। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, इस क्वेश्चन में हमने देखा है न्यूट्रॉन की खोज। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। डाल्टन ने क्या किया था? डाल्टन ने बहुत से ऐसे काम किए हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका इस वक्त जो परिपेक्ष है, इन्होंने पूछा है कि किस चीज के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन। कई लोगों ने दिया, पर डाल्टन का सबसे पहले आता है, और सबसे पहले डाल्टन का पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना है। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक की, चैडविक का आपको बता दिया, जे जे थॉमसन का भी आपको बता दिया। लेकिन जे जे थॉमसन के बारे में आपको एक और चीज याद रखना है कि प्लम पुटिंग मेथड इन्होंने डिस्कवर किया था। मतलब तरबूज के तरह इन्होंने संरचना बताई थी परमाणु की। ठीक है, तो ये मॉडल किसका था? ये था जे जे थॉमसन के द्वारा, प्लम पुटिंग मॉडल। ओके, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक के द्वारा। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहता है? वो कहाँ होता है? चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है कहाँ पर? कक्षाओं में। ये चीज आपको याद रखनी है, कक्षाओं में निरंतर चक्कर लगाता रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक नाभिक का धनावेशित भाग क्या कहलाता है? नाभिक में धनावेशित, नाभिक में क्या होता है? पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा कहलाता है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। न्यूट्रॉन शून्य, मतलब कि न्यूट्रल होता है। ओके, और नाभिक कैसा होगा? पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोटॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत। तो मैंने क्या बताया था? अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10 to the power
19, और ये किस में होता है, प्लस में। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये किस में होता है, माइनस में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आवेश के बराबर और आवेश के विपरीत। विपरीत का मतलब ये है कि इन्होंने लिया है, और बराबर से मतलब यहाँ पर क्या है, इन्होंने लिया है मैग्नीट्यूड, मतलब कि परिमाण इन्होंने लिया है। न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि आवेश बराबर होता है, और अगर साइन के अकॉर्डिंग देखें तो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते उन्होंने पूछा है। ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, होते हैं। इसका अगर आप देखो तो कितना होता है, 8O16। तो मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है ना, याद रखना है आपको। अब यहाँ पर आते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना था, 7N14। ठीक है, इसमें भी होते हैं। हाइड्रोजन में जब हम आते हैं तो 1H1 आ गया यहाँ पर। अब 1H1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रोटॉन तो है पर न्यूट्रॉन नहीं है। समझ गए। यहाँ पर अगर आप देखो तो 8 प्रोटॉन है, क्योंकि इस वाले में अगर 16 है तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। अगर 14 है तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हो जाते हैं ना। वहीं अगर हम हाइड्रोजन पर आते हैं, 1H1 पर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्रोटॉन पर 0 न्यूट्रॉन। ठीक है। अगर हम कॉपर पर आते हैं, कॉपर का होता है 29, आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे न्यूक्लियॉन कहते। देखो, न्यूक्लियॉन एक बहुत गलत थ्योरी है कि न्यूक्लियॉन का मतलब है सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ऐसा नहीं है। न्यूक्लियॉन में पाई मेसॉन वगैरह भी आ जाते हैं, बहुत से कण, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, ये सब न्यूक्लियॉन के ही कण माने जाते हैं। ये सब न्यूट्रॉन ही माने जाते हैं, मतलब सॉरी, न्यूक्लियॉन में ही संबंधित माने जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर बात करो कि न्यूक्लियॉन इनमें से कौन है, न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है, जो नाभिक में मौजूद हो, जो नाभिक में मौजूद। अब नाभिक में मौजूद जो कुछ भी है, लगभग अगर हम देखें तो 30 से ज्यादा कणों को नाभिक में मौजूद अभी तक परमाणुओं में ढूंढा गया है, जिनमें से बहुत सारे कण होते हैं जो कि नाभिक में होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रॉन, प्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो आपको पता है। इसके अलावा जो आपके पॉजिट्रॉन होते हैं वो सब भी नाभिक में होते हैं। मेसॉन होता है, मेसॉन कण, वो भी नाभिक में होता है। तो मेसॉन और पॉजिट्रॉन ये सब भी न्यूक्लियॉन के ही अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियॉन कौन है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये बाह्यतम कोश या बाहर नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो है पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन, बिल्कुल न्यूट्रॉन है। ओके। तो या तो आप न्यूट्रॉन बस ये वाला लगाओ, लेकिन अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दिए तो आपको ऑप्शन बी टिक करना है। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा किरण प्रकीर्णन द्वारा किस धातु पर बमबारी कराई गई थी। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक चादर ली। किस चीज की चादर ली, इन्होंने ली गोल्ड प्लेट। अब इन्होंने इधर से क्या किया, अल्फा कण इन्होंने बॉम्बार्डिंग करवाई इस तरह से इस लोहे की प्लेट पर। तो इन्होंने देखा कि कुछ कण थे, कुछ कण ऐसे थे जो कि आए और कुछ प्रतिकर्षित होकर निकल गए, इस तरह से निकल गए। ठीक है, इस तरह से। और कुछ कण थे जो कि बिना किसी परेशानी के डायरेक्ट निकल गए, सीधे निकल गए, वो ऐसे भी थे कुछ कण। और इसके बाद कुछ कण ऐसे थे जो कि आए तो यहां से आए तो, परंतु वो वापस लौट गए। ठीक है, इस तरह से ये आए, यहां से आए और ये वापस लौट गए। ठीक है, ये उन्होंने देखा। अब अल्फा कण की अगर हम बात करें तो अल्फा कण कैसा होता है, पॉजिटिवली माना जाता है, और बीटा कण की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव माना जाता है। ठीक है ना, तो अल्फा कण कैसा होता है, पॉजिटिवली। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक में जो हमारे पास परमाणु होता है, परमाणु के मध्य में कोई एक ऐसी चीज है जो कि पॉजिटिव है, तभी अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने माना कि ये पॉजिटिव है, और इसीलिए इसी तरह से इन्होंने न्यूक्लियॉन या नाभिक की खोज की। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कुछ कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं, मतलब कि यहीं पर नाभिक से होकर प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ है,
कुछ कण उन्होंने देखा सीधे निकले जा रहे हैं, मतलब कि अधिकांश हिस्सा खाली है। इन्होंने ये देखा कि जो अधिकांश भाग है, अधिकांश भाग खाली है। यहाँ से इन्होंने निष्कर्ष निकाला। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा किस धातु पर बमबारी करवाई गई? तो आपको याद रखना है गोल्ड, मतलब सोना। ओके। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग इसकी इनकी उपस्थिति को दर्शाता है। सभी द्रव्यों में परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में न्यूट्रॉन या फिर परमाणु में नाभिक। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमाणु में नाभिक। रदरफोर्ड ने किस चीज की खोज की? नाभिक की, न्यूक्लियॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो चुकी थी, समझ रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो चुकी थी, और वो किसने की थी? जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इनके खोज के लिए जिम्मेदार है। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या है? नाभिक। नाभिक की खोज के लिए जिम्मेदार होता है। ओके। चलिए नेक्स्ट, रदरफोर्ड का प्रयोग निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं करता? आपसे पूछा कि किसकी व्याख्या नहीं करता। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने परमाणु मॉडल दिए। जे थॉमसन के द्वारा भी दिया गया, डोबनेलर के द्वारा भी दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो डाल्टन के द्वारा भी दिया गया। तो कई लोगों ने अपने अपने परमाणु मॉडल दिए थे। इसी तरह से रदरफोर्ड ने भी दिया। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, या जो प्रयोग था, वो दो चीजों की व्याख्या नहीं कर पाया था। ठीक है, पहला तो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। और दूसरा था परमाणु के स्थायित्व की। तो ऑप्शन सी सही है। लेकिन इसके बारे में आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन की क्या अवधारणा होती है कि इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। यहाँ पर हम मानते हैं कि नाभिक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसकी विभिन्न कक्षाएं हैं। तो विभिन्न कक्षाओं में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में गति कर रहे हैं, या विभिन्न ऊर्जा स्तरों में हैं, इस चीज की व्याख्या नहीं कर पाया। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या नहीं कर पाए। तो दो तरह से पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन। एक तो वो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या नहीं करता, और दूसरा आपसे बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनों की अवधारणा की वह विभिन्न ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं, इस चीज की व्याख्या नहीं करता। तो दोनों चीजें एक ही है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, मतलब पथ की व्याख्या नहीं किया, जो वृत्तीय पथ था उसकी व्याख्या नहीं की इनके मॉडल ने, इसलिए। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन, एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नाभिक में क्या करते हैं? ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन है, बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। तभी तो प्रोटॉन समान आवेश के होने के बाद भी अलग नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा आकर्षण है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर हम कायदे से देखें तो इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है, अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो एक समय पर ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते नाभिक में गिर जाना चाहिए। नाभिक में गिरना चाहिए, इनके अनुसार गिरना चाहिए था। पर ऐसा नहीं होता, पर ऐसा नहीं होता। और इस चीज की भी ये व्याख्या नहीं कर पाए। समझे? मतलब परमाणु का स्थायित्व, परमाणु के स्थायित्व का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, उनकी ऊर्जा कम हो रही है, पर वो नाभिक में क्यों नहीं गिर रहे? नाभिक में गिर जाना चाहिए उनको, चक्कर लगाते लगाते इस तरह से आए इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, और ये नाभिक में इस तरह से गिर जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। तो इस चीज की भी व्याख्या नहीं कर पाए, इसे हम बोलते हैं परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ना कर पाना। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। ठीक है, किस चीज के बराबर होती है? आपके ऑप्शन है न्यूक्लियॉन की कुल संख्या के, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनकी संख्या के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियॉन की संख्या की, क्योंकि यहाँ पर आपसे बात हो रहा है परमाणु द्रव्यमान की, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को क्या कहते हैं? जो नाभिक है, यहाँ पर हम देखते हैं ये है नाभिक, तो इसके चारों ओर निश्चित ऊर्जा की एक कक्षा होती है, जो कि फॉलो करती है किस चीज को? 2n स्क्वायर को। n क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, कक्षा का नंबर।
ओके। तो इन्होंने कहा कि ये जो कक्षाएं होती हैं अलग अलग, इसको हम बोलते हैं के, एल, एम, एन कक्षाएं जो इस तरह से होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो अब देखो इन्हें हम क्या कहेंगे, निश्चित ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, मेसोन कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, या फिर कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सही आंसर ऊर्जा स्तर। ये अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। जैसे पहली कक्षा को हम क्या बोल देते हैं, के ऊर्जा स्तर, दूसरी को एल ऊर्जा स्तर, तीसरी को एम, चौथी को एन। इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, इस तरह से यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हालांकि। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है, सबसे निकट में। यहाँ पर अगर मैंने आपको बना के दिखाया था ग्राफ, ये थी अपनी पहली कक्षा, ठीक है। इसके बाद ये थी अपनी दूसरी कक्षा, ये थी अपनी तीसरी कक्षा, ठीक है। तो पहली क्या था, मैंने आपको बताया था के, फिर था एल, फिर था एम, और इसी तरह से फिर और आगे जाते जाओ जितना जाना हो। तो पहली कक्षा कौन सी हो जाएगी, के, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन नंबर इन ऑर्बिट कितनी होती है, 2n²। अगर n इज इक्वल टू 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब कि 2 होती है। अगर n इज इक्वल टू 2, ये केस में होती के में, फिर है ना। अब अगर n इक्वल टू 2 है, मतलब कि हम आ गए हैं एल कक्षा में, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 × 2 का स्क्वायर मतलब कि 8। समझ गए, इस तरह से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉनों की सबसे कम संख्या होती है, सबसे कम। सबसे कम किस में होगी, जो पहली कक्षा होगी। और पहली कक्षा कौन सी होती है, अगर हम देखें तो 2n² से निकालते हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, और n इज इक्वल टू 4। इसे हम बोलते हैं के, एल, एम, एन, ये होती हैं, ठीक है। ये सब ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, एंड 2 × 4 का स्क्वायर। अगर आप इस सभी को सॉल्व करोगे, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 18 आएगा, और यहाँ से अगर आप देखो तो 32 आएगा। सबसे कम किसमें है, के में, मतलब मिनिमम है ये। मिनिमम किसमें होती है, के कक्षा में। ओके, ऑप्शन ए सही है। अगला आपसे पूछा है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, सॉरी, न्यूट्रॉनों की संख्या। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन वो बना देते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। अब आप क्या करते हो, नाभिक नहीं पढ़ते हो आप, या फिर पढ़ते हो लेकिन आप उतनी जल्दी दिमाग में क्लिक नहीं कर पाते हो। तो आपसे पूछ लेंगे, इलेक्ट्रॉन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, और वहां पर व्यक्ति बिना सोचे समझे 1 लगाकर आ जाएगा या 2 लगाकर आ जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है नाभिक में। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ यहाँ पर आपसे पूछा है नाभिक में न्यूट्रॉन, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1h1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से अगर हम देखें तो P+n होता है। ठीक है, अब P कितना है, 1, और n कितना हो जाएगा, 0। तो कितनी होती है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, 0। ऑप्शन डी सही है। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 है। देखो अगर हम कायदे से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13 नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होना चाहिए, 2, 8, 8, 5। इस तरह से आप बना सकते हो, 6, सॉरी, यहाँ पर आप 6 लिख सकते हो। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन ये 13 नहीं लिखा जाएगा, तो ये गलत लिख गया है। इसको आप इस तरह से कर लेना है। इनका सीधा सा मतलब कि आपको इसको ऐड करके बताना है। तो कितना होगा, 8, 2, 10, 13, 23, 1, 24, है ना। अब 24 की बार 24 आपसे पूछा गया है। अगर आप क्रोमियम को देखो, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24। कॉपर का 29। वहीं अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो 47, और अगर पैलेडियम की हम बात करते हैं तो 46 होता है, आई थिंक। तो अगर आप देखो तो 24 किसका होता है, क्रोमियम का। क्योंकि कितना होता है, किसी भी परमाणु में अगर हम बात करते हैं, परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या यही क्या कहलाती है, यही तो होती है परमाणु संख्या।
परमाणु संख्या यही होती है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया है, मतलब कि आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी परमाणु में, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ये 24 है तो इतने ही क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन भी हो जाएंगे 24, और जो परमाणु क्रमांक है 24, इस वजह से क्रोमियम। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 282 विन्यास वाले तत्व की संयोजकता क्या होती है। देखो 282 संयोजकता का मतलब क्या होता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह निर्धारित करती है संयोजकता की। मैं लिख देता हूं आपको, संयोजकता का मतलब क्या होता है, जैसे ये है संयोजकता, है ना, संयोजकता मतलब क्या होता है, आपको ये लिखना है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चलिए, आपसे पूछा गया है नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। अब देखो, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन में क्या आ जाता है, न्यूक्लियन में आ जाता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही, ये है न्यूक्लियन, है ना, तो न्यूक्लियन में क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। वहीं आपसे पूछा गया है नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, मतलब केवल प्रोटॉन, और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर प्रोटोनों की आपसे बात हो जाती है तो आ जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर। वहीं अगर आपसे बात की जाती है न्यूक्लियन, मतलब टोटल न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्याओं का योग, तो ये क्या हो जाता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है कौन, न्यूक्लियनों की संख्या। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। रसायन शास्त्र और आधुनिक आपसे पूछा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ऑटो हॉर्न, मेंडलीव को, या एंटोनी लेवोजियर को, तो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। ओके, रसायन शास्त्र का जनक, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता भी होगा। इसी का पूछते हैं आपसे, फिजिक्स का नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे पूछते हैं केमिस्ट्री का, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है। द्रव्य, द्रव्य मतलब आपसे पूछा गया पदार्थ, ठीक है ना, पदार्थ या मैटर। देखो, अगर कायदे से देखा जाए तो मैटर जो होते हैं ना, मैटर अब तक जितने खोजे गए करीब 15 से भी ज्यादा मैटर को खोज लिया गया है, लेकिन हम मेनली किस चीज को पढ़ेंगे,
मेनली हम पढ़ते हैं 5। मेनली हम पढ़ते हैं 5, और इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा 5 आंसर। अब ये 5 कौन कौन से होते हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। इसके अलावा गैस होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा, और उसके बाद क्या होती है? बोस आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कंडेंसेशन या कंडेंसेट, ठीक है ना। अब देखो, ये तो नॉर्मल होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा कैसे प्राप्त होती है? हाई टेम्परेचर पर, ये आपको याद रखना है। हाई टेम्परेचर पर प्राप्त होगी। और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की जो पदार्थ होता है, वो कैसा होता है? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, लो बल्कि वेरी लो लिखो यहाँ पर, वेरी लो। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर मतलब वेरी हाई टेम्परेचर। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मेनली पाया जाता है सूर्य में। सूर्य, तारों में पाया जाता है ये वाली जो सिचुएशन है। और वेरी लो टेम्परेचर पर कौन सी मिलेगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सामान्य द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं है। भौतिक वर्गीकरण की यहाँ पर बात हो रही है। गैसीय, बिल्कुल गैसीय होती है। ठोस, ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है। और अभी हमने बात की है किस चीज की? प्लाज्मा की भी बात की है, और हमने की है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की है ना। तो हमने इनकी भी बात की है। यहाँ पर क्या है? कोलाइड नहीं की बात। बस कोलाइड एक भौतिक वर्गीकरण नहीं है, द्रव अवस्था नहीं है। कोलाइड एक तरह का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी कुछ इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं कल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।